पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एनआईए की टीम पर हमला। 2022 में हुए भूपति नगर विस्फोट के मामले में जांच करने पहुंचे थे एनआईए के अधिकारी। बच्चों की तस्करी के आरोप में सीबीआई का दिल्ली में कई जगहों पर छापा। केशवपुरम से मुक्त कराए गए 2 बच्चे, एक महिला समेत कई लोग हिरासत में। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहारनपुर और अजमेर में जनसभा। जयपुर में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी संभालेंगी कमान, बाकी दलों ने भी ठोकी ताल। दक्षिण भारत में भी चुनावी घमासान हुआ तेज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा केरल के कोझिकोड में करेंगे रोड शो, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हैदराबाद में करेंगे कल्याण गारंटी की घोषणा। चुनाव से पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झटका। आर्म्स डीलर से हथियार खरीदने के मामले में ग्वालियर से निकला स्थायी गिरफ्तारी वारंट। वहीं आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की हॉकी सीरीज का पहला मैच पर्थ में आज। पेरिस ओलंपिक से पहले भारत के लिए यह सीरीज बेहद अहम। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से केंद्रीय जांच एजेंसी पर हमला हुआ है और इस बार एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम पर यह हमला हुआ है। पूर्वी मेदिनीपुर के भूपति नगर में दिसंबर 2022 के एक धमाके की जांच के सिलसिले में एनआईए की टीम पहुंची थी, जिस पर यह हमला हुआ है। एनआईए की टीम आज सुबह एक आरोपी को पूछताछ के लिए ले जा रही थी, तब गांव वालों ने एनआईए की टीम पर हमला कर दिया। गांव वालों ने आरोपी को रिहा करने की मांग की। एनआईए के वाहन पर पत्थरबाजी की गई, जिसमें गाड़ी के शीशे फूटने की भी खबर मिल रही है। आपको बता दें, यह हमला ईडी की टीम पर हमले के 2 महीने के बाद सामने आया है। शाहजहां शेख के घर छापा मारने गई ईडी की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला किया था। तो बेहद महत्वपूर्ण खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से केंद्रीय जांच एजेंसी पर जिस तरह से हमला हुआ है, बेहद अफसोसनाक ये हमला। संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, क्या है पूरी जानकारी? शैला, एक ही तरह की जो मोडस ऑपरेंडी अगर हम कहें तो एक ही तरह की मोडस ऑपरेंडी है और वहां पे कोर्ट ऑर्डर के हाई कोर्ट की आदेश के अनुसार ये एनआईए जांच जारी है भूपति नगर की इस ब्लास्ट के बारे में। और वहां पे ये जो आरोपी है, इन आरोपियों को एनआईए की समक्ष हाजिर होने के लिए 2 बार समन भेजा गया था, लेकिन ये जो सारे लोग हैं आरोपी, ये तृणमूल कांग्रेस की लोग हैं और इन्होंने चुनाव में व्यस्त है बोल के एनआईए के सामना नहीं किया। तो आज एनआईए वहां पे पहुंचे और एक या 2 शायद आरोपी को वहां पे हिरासत में लिया गया, मतलब गिरफ्तार नहीं किया गया, सिर्फ पूछताछ के लिए हिरासत में लेकर फिर वापस आने की कोशिश कर रहा था एनआईए की टीम। उस वक्त साथ में पुलिस को भी खबर किया था। बाद में पुलिस का यह आरोप है कि एनआईए को इंतजार करना चाहिए था जब तक स्थानीय पुलिस वहां पे ना पहुंचे, लेकिन फिर भी एनआईए जब वापस आने की कोशिश कर रहा था तब वहां पे गांव वालों ने रास्ता रोककर हमला किया। और जिस तरह से हमने संदेश खानी में यह देख पा रहे हैं हम, इस तरह से गांव वालों ने वहां पे रास्ता रोक के हमला किया है और ऐसी स्थिति पैदा कर दिया था कि फिर वहां एनआईए को पुलिस का हेल्प लेना पड़ा। साइला, ये भी जानना चाहेंगे प्रसन्नजीत, जैसे कहा जा रहा है कि गांव वालों ने हमला किया, ये गांव वाले थे या पर्टिकुलर किसी पार्टी के कार्यकर्ता थे? देखिए, ये एक साइला जो सवाल आप पूछ रही है, इसके बारे में जवाब देना काफी मुश्किल है, क्योंकि पहले तो ये बता दूं कि
सारे के सारे जो आरोपी है वो तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं। और खास बात यह है कि वो जो गांव है वो तृणमूल कांग्रेस की समर्थकों की गांव है। और ये ठीक है, ये जो महिलाओं को आप दिखा रहे हैं, ये गांव वाले हैं, ये तो हम मानना ही, ये हमें मानना पड़ेगा। लेकिन इसका पीछे मैं एक थोड़ा सा 2 दिन का पहले का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान के बारे में मैं पूरे देश का दृष्टि आकर्षण करना चाहता हूं। उन्होंने उत्तर बंगाल में एक चुनावी रैली में ये भाषण दी थी कि आप डरिए मत सेंट्रल जांच किसी एजेंसियों से और डटकर सामना कीजिए। इसका क्या मतलब आप हम निकाल सकते हैं, ये देखिए उसका नतीजा हम देख पा रहे हैं कि ये जो महिलाएं हैं, ये अगर इनको हम गांव वाले कहें और कुछ भी कहें, इन लोगों ने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का बातों को मानकर डटकर सेंट्रल एजेंसी का सामना कर रहे हैं। इसको अगर डटकर सामना करना कहते हैं तो साहिला, लेकिन ये तो बड़ा ही हास्यास्पद है इस तरह से सामना करना। केंद्रीय जांच एजेंसियां अगर अपना काम कर रही हैं तो पूछताछ अगर कर रही है, अगर आप सही हैं तो आप उस पूछताछ में बातों का जवाब दीजिए। आप ये बताइए कि पूछताछ करने गई थी जो एनआईए की टीम, क्या कुछ बातचीत भी हो सकी या उससे पहले ही यह हमला हो गया? दोबारा एक बार सवाल पूछिएगा। मैं ये जानना चाहती हूं कि जो जांच एजेंसी हमारी पूछताछ करने के लिए गई थी, क्या वो उन आरोपियों से बातचीत भी कर पाई या उससे पहले ही ये हमला हो गया? नहीं, वो आरोपियों को उठा के फिर वापस अपने किसी कैंप ऑफिस या किसी ऑफिस में लेकर जाने के समय पे इन आरोपियों को छुड़वाने के लिए गांव वालों ने हमला कर दिया। ये काफी खतरनाक है इस तरह से। देखिए, मैंने वैसे आरोपियों को छोड़ी, मैंने इस तरह से किसी एजेंसी से छुड़ा कर ले जाने की जो कोशिश है, ये अलग किस्म का ये तो लॉ, वहां की लॉ एंड ऑर्डर पे भी एक बड़े सवाल खड़ा करता है। इस तरह से कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं कि देखिए, चुनाव आयोग पिछले 2 दिन से यहाँ पे जो स्पेशल ऑब्जर्वर भेजा गया है मिस्टर आलोक कुमार, इन्होंने पिछले 2 दिन से सिर्फ आने वाले चुनाव के समय पे लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को किस तरह से कायम किया जाए, इसके बारे में लगातार बैठक कर रहे हैं। तो आप इस घटना से आपको पता चल जाएगा कि क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर इतना चिंतित है। क्योंकि इस तरह से अगर एनआईए के ऊपर हमला, इस तरह से पहले हमने जब देखा कि ईडी के ऊपर हमला, इस तरह से जो आरोपी को साथ में लेकर एनआईए वापस आने की कोशिश कर रहा है, तो उस आरोपी को छुड़वाने की कोशिश, तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की एकदम बदतर स्थिति है, इसके बारे में तो चुनाव आयोग काफी चिंतित है और लंबा बैठक यहाँ पे जारी है। आज भी शायद बैठक जारी है। तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ग्राउंड लेवल पे काफी खराब है। जितने चुनाव और जितने इस तरह की भाषण नेताओं की तरफ से दिया जा रहा है, उसके कारण और भी खराब हो रहा है साहिला। बिल्कुल प्रसन्नजीत, और बीते कुछ समय से हम जो देख रहे हैं पश्चिम बंगाल से जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है वो काफी सुखद नहीं है और ये अफसोसजनक है। चाहे वो महिलाओं के खिलाफ तमाम सारे अपराध हों या फिर इस तरह की केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ इस तरह हाथापाई करने की, आमने सामने करने की जो बात हो। बिल्कुल, देखिए, अदालत की तरफ से कल ही बताया गया कि संदेश खाली की जो बात तो इशारा कर रही थी, वहां पे कल अदालत ने बताया कि अगर जो आरोप है उस आरोप का 1% अगर सही है तो वो मतलब इतना खतरनाक है। तो मतलब अदालत भी एक तरफ बताया, अदालत की तरफ से आशंका जताया जा रहा है। इस तरह से हम घटना देख पा रहे हैं कि किस तरह से ईडी एनआईए जैसे एजेंसियों के ऊपर हमला है और फिर इलेक्शन कमीशन भी चिंतित है। तो चारों तरफ से हम देख रहे हैं कि बंगाल की चुनाव के पहले, वैसे सिर्फ चुनाव नहीं, नॉर्मली बंगाल की जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है, और मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि चुनाव प्रचार के नाम पर अगर मुख्यमंत्री जैसे दिग्गज नेताओं की तरफ से इस तरह की भड़काऊ भाषण दिया जाए तो आने वाले दिनों में चाहे वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स हो या इलेक्शन कमीशन हो, सबके लिए बंगाल की चुनाव को, और चुनाव के बाद भी ऐसा नहीं है कि चुनाव सिर्फ चुनाव तक ही बंगाल है, बंगाल उसके बाद बंगाल नहीं है, तो उसके बाद भी क्या किस तरह से बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को कायम रखा जाए, ये बड़ी चिंता की विषय है शायद। बिल्कुल, एक बार विस्तार में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आखिर ये मामला क्या था। दिसंबर 2022 का जो धमाके का मामला था जिसके सिलसिले में जांच एजेंसी वहां पर पूछताछ के लिए पहुंची थी।
जी शाला, ये 2022 की 2 दिसंबर की घटना है, जहां पे ग्लास के कारण वहां पे 3 लोगों की मौत हो चुके। और उसके बाद इसका एनआईए जांच के मांग को लेकर अदालत पहुंचे थे लोगों ने। तो अदालत की तरफ से सब कुछ देखकर एनआईए जांच के आदेश दिया गया था, क्योंकि ऐसा लगा कि इसमें एनआईए शायद कोई एनआईए उसी वक्त जांच के लिए एनआईए को भेजा जाता है जब कोई एंटी नेशनल या कोई बाकी कुछ इस तरह की तथ्य वहां पे मौजूद रहता है। तो अदालत को लगा, तो इसी हिसाब से एनआईए की जांच जारी है। और एनआईए बार बार वहां पे जो आरोपी है, मैं फिर से बताता हूं, इत्तेफाक से ये जो आरोपी है ये तृणमूल कांग्रेस की है। और तृणमूल कांग्रेस इन लोगों की तरफ से बताया गया था कि हम चुनाव में बिजी है, व्यस्त है, इसीलिए एनआईए की सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज सीधी तरह से एनआईए पहुंच गया गांव में, और 2 आरोपी के वहां से लेकर अपने पूछताछ के लिए जब वापस आ रहा था, तब गांव वालों की नाम लेकर इन सारे लोगों ने ये तो गांव वाले है जरूर, लेकिन ये इसके पीछे कौन है ये देखना पड़ेगा। ये लोग एनआईए के ऊपर हमला किया शायद। बिल्कुल। और जिस तरह से देखिए, शाहजहां शेख के घर पर जब छापा मारने गई थी ईडी की टीम, वो भी टीएमसी नेता, और तब ईडी की टीम पर हमला हुआ, और अब ये एनआईए की टीम पर हमला होता है। अगर दोनों को देखा जाए तो जिस तरह से एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर तृणमूल का कोई व्यक्ति जो है अपराध कारित करेगा और अगर उसके खिलाफ कोई जांच होगी, तो क्या आम जन को उकसाया जाएगा? क्या उन्हें गुंडागर्दी करने पर उकसाया जाएगा? वही शायला सवाल, इसे इस तरह से उकसाया जा रहा है। और जिस तरह से एनआईए या ईडी या सीबीआई या इनकम टैक्स, इस तरह की सेंट्रल एजेंसियों को ऐसे जगह पे खड़ा कर दिया गया, क्रिमिनल के हिसाब से खड़ा कर दिया गया है कि ये सारे एजेंसी क्रिमिनल्स है, ये सारे एजेंसी गलत तरीका से बंगाल में जांच के लिए भेजा जा रहा है इन लोगों को। तो ये जो देखिए, यहाँ पे आप सिर्फ ईडी, या मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं कि जो देश की शासक दल है, भारतीय जनता पार्टी की जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो जब डायमंड हार्बर की तरफ जा रहे थे, उनके काफिला के ऊपर तो अगर याद है या किसी दर्शकों को याद होगा कि उनके काफिला के ऊपर इस तरह से हमला हुआ था। फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स निशित प्रामाणिक की जो कॉन्वॉय है, उनके ऊपर इस तरह से, उन कॉन्वॉय के ऊपर कई बार इस तरह से हमला हुआ है। तो मतलब यहाँ पे जिस तरह से केंद्र की जो शासक दल है उसके खिलाफ, या केंद्र की जो एजेंसियां है, जांच एजेंसियां है, उनके खिलाफ भड़काऊ भाषण, उस्काने वाला भाषण ये दिया जाता है तृणमूल कांग्रेस के एकदम टॉप रैंकिंग नेता से नीचे का नेता तक। तो उसके बाद ये गांव वालों के सामने शायद और कोई चारा नहीं है, उन्होंने ये सोच लिया, ये समझ लिया कि इस तरह से आक्रमण करना ही डट के सामना करने के। प्रसन्नजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ शुभेंदु अधिकारी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। जिस प्रकार से यह हमला हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसे जांच एजेंसी के ऊपर? ये नया बात नहीं है। यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का जांच एजेंसी से लेकर जुडिशियरी, पत्रकार के ऊपर हमला ये रेगुलर बेसिस में होता है। यहाँ जो भूपति नगर में 2 साल पहले एक हादसा हुआ था, उसमें 4 से 5 आदमी को एक्सप्लोजन में डेथ हो गया। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर में नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कोई गवर्नमेंट इसको ऑर्डर नहीं दिया। लेकिन जिस तरीके से संदेशखाली में ईडी और सीआरपीएफ के जवान के ऊपर हमला हुआ, आज भी भूपति नगर में सीधा तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेकर टीएमसी कैडर ने हमला कर दिया। 2 एनआईए अधिकारी को चोट आया, उसका जो गाड़ी था उसका कार का शीशा टूटा है। इसमें सीधा टीएमसी इन्वॉल्व है। जो पिक्चर और वीडियो आया है देख लीजिए, ये टीएमसी का झंडा लेकर ही कर रहा है। नॉन टीएमसी लीडर ऑफ दिस एरिया, दे आर ऑर्गेनाइजिंग एंड दे आर ट्राइंग टू प्रिवेंट एनआईए। ये तो बहुत खराब कदम है। इसमें आप तो इलेक्शन कमीशन के अंडर कानून व्यवस्था है, इलेक्शन कमीशन को तुरंत वहाँ का जो पुलिस अधिकारी है उसको खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ओसी भूपति नगर, एसपी ईस्ट मिदनापुर एवं डीजीपी का खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और पीसीआई को इसमें
इंटरफेयर करना चाहिए, ये हम लोग का मांग है। ये बंगाल लेकिन में जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है सबके ऊपर हमला टीएमसी गुंडा का ये रेगुलर बेसिस में हो रहा है। और कुछ दिन पहले से जब एनआईए ने इस एक्सप्लोजन को लेकर नोटिस दिया था, टीएमसी का स्टेट स्पोक्स पर्सन से लेकर स्टेट के लीडर लोग ने, खुद ममता बनर्जी ने पब्लिक मीटिंग में इलेक्शन कैंपेन में कुछ दिन पहले कूच बिहार में सीधा सीधा एनआईए के ऊपर हमला किया, बताया ये पॉलिटिक्स कर रहा है। ये तो ममता बनर्जी का इशारा से अपने कैडर ने काम किया, गुंडा लोग को देकर एक काम किया। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जी, इस पे कार्रवाई कैसे होगी जब राज्य की मुख्यमंत्री ही, जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे, आप भी बता रहे हैं कि वो खुद भड़का रही हैं आमजन को कि वो केंद्रीय जांच एजेंसियों से का आमना सामना करें और उनको रोकें, तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर का क्या? अभी तो ईसीआई को देखना चाहिए जी। कानून व्यवस्था, इलेक्शन कमीशन इंडिया ए इंडिपेंडेंट बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसका हाथ में है। इतना पैरामिलिट्री फोर्सेस है, स्पेशल पुलिस ऑब्जर्वर, स्पेशल जनरल ऑब्जर्वर स्टेट में है। इलेक्शन कमीशन को कड़ा से कड़ा कार्रवाई करना चाहिए। अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का रोल नहीं है, अभी ईसीआई को इसमें दखलदारी देना चाहिए। पूरा देश में कहाँ भी कुछ नहीं होता है, यहाँ ये सब होता है। इसको बंद करने के लिए, अंकुश लगाने के लिए ईसीआई को सख्त सख्त कार्रवाई करना चाहिए, हमारी अपील है। बिल्कुल, और क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल कई अच्छे कारणों से जाना जाता था, आजकल लगातार जो खबरें आ रही हैं वो काफी अफसोसनाक हैं और दिल दहलाने वाली भी हैं, जिस प्रकार की खबरें लगातार पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं। देखिए, जितना भी एंटी नेशनल माने एक्टिविटीज है, ग्रुप्स है, सब काम कर रहा है बंगाल में। यहाँ बीएसएफ को आपका बॉर्डर में फेंसिंग देने के लिए जमीन भी सरकार नहीं देता है। यहाँ किस तरीके से हमारी मातृशक्ति के ऊपर, लेडीज के ऊपर, दीदी बहन माँ के ऊपर अत्याचार संदेश खाली को हुआ था, वो तो सबके सामने आई ना। इसलिए बंगाल का हालत देखते हुए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल का 8 पिलर है, लॉ मेकर्स हो सकता है, ब्यूरोक्रेसी हो सकता है, मीडिया हो सकता है, जुडिशियरी हो सकता है, सबके ऊपर हमला बंगाल में रेगुलर बेसिस में हो रहा है। अगर आपसे जानना चाहें अब आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा, ताकि इस पर हम लोग तो ईसीआई का पास कॉम्प्लेन करेगा और एनआईए भी भूपति नगर पीएस में है, वहाँ का एमएलए बीजेपी का है रविंद्रनाथ माइती, उन्होंने बताया एनआईए एफआईआर कर रहा है। हम लोग मांग करेगा जो एफआईआर सीबीआई को दे देना चाहिए और हमला के साथ जो आदमी आज का इन्वॉल्व है उसको खिलाफ थ्रू सीबीआई कार्रवाई होना चाहिए। एक केस सीबीआई को ट्रांसफर होना चाहिए और ईसीआई को वहाँ सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉयमेंट कर देना चाहिए। और जो पुलिस इन्वॉल्व है, जो पुलिस ने एनआईए को हेल्प नहीं किया और कितना गुंडागर्दी करने का मौका दिया, वो ओसी भूपति नगर, एसडीपीओ कॉन्टाई, एसपी ईस्ट मिदनापुर और डीजीपी वेस्ट बंगाल जी, ये चारों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होना चाहिए फ्रॉम ईसी। बिल्कुल, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु अधिकारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे तमाम इनपुट साझा करने के लिए। तो ये भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी बता रहे थे कि किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर वहां पर खराब हो रहा है, बदहाल हो रहा है। हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, आपने सुना शुभेंदु अधिकारी को, वो लगातार कह रहे हैं कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति अच्छी नहीं है। नहीं, देखिए साहिल, मुश्किल इस बात की है कि जो मैं कह रहा था शुभेंदु अधिकारी जी ने वही कहा, लेकिन ये सच्चाई है। तो हम जब कहते हैं इस बात को तो हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि हम किसी खास राजनीतिक दल की तरफ से काम करते हैं, तो चले पत्रकारों के ऊपर भी इस तरह के हमला किया जाए। तो ये एक आप सच्चाई यहाँ पे नहीं कह पाएंगे। आप अगर सच्चाई को कहेंगे तो आपको किसी ना किसी राजनीतिक दल और किसी ना किसी कलर से जोड़ा जाएगा और आपके ऊपर ऊपर तरह तरह के हमला किया जाएगा, चाहे वो फिजिकल हमला हो, सिर्फ ये नहीं है, दूसरे तरीका के हमला भी हो सकता है आपके ऊपर। तो ये स्थिति है और ये स्थिति पिछले कई सालों से चल रहा है। नहीं तो देश में
देखिए, हम जम्मू कश्मीर की बात कहते हैं बारी बारी में कि जम्मू कश्मीर में इस तरह की स्थिति है, लेकिन वहां पे कभी भी किसी एनआईए को इस तरह की हमला की शिकार नहीं होना पड़ा। वहां पे किसी तरह से किसी सेंट्रल एजेंसी को इस तरह के हमला का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से खुले आम गांव वालों की आड़ में, मैं कहूंगा कि इन द डिस्गाइज ऑफ विलेजर्स के नाम पर तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने इस तरह से, और मैं जो शुभेंदु अधिकारी जी ने बाद में बताया, मैं उसी का जिक्र कर रहा था कि मुझे भी आश्चर्य लगा कि जब चुनाव मंच से, प्रचार मंच से चीफ मिनिस्टर ने ऐसा कह रही थी कि आप डरिए मत, आप डट के सामना कीजिए। तो डट के सामना करने की मतलब क्या है? मतलब आप पूछताछ की सामना कीजिए, पूछताछ के सामना कीजिए। लेकिन ये जो गांव के लोग हैं, इनके पास मैसेज है डट के सामना करने की मतलब हमला किया जाए। लेकिन तो प्रसन्नजीत देखिए जब राष्ट्रीय जांच एजेंसियां सुरक्षित नहीं है वहां पे, तो ऐसे में पत्रकारिता, वहां पर ऐसे इस माहौल में जाके पत्रकारिता करना वो भी अपने आप में बड़ा सराहनीय काम है कि किस मुश्किल परिस्थितियों में जाके आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, वहां से खबरों को निकाल के लेकर आ रहे हैं। देखिए सहलाल, अपने सब लोगों ने देखा, पूरे देश ने देखा कि संदेश खाली में किस तरह से एक पत्रकार को अपना इस तरह की, मैं जब आपसे लाइव में बातचीत कर रहा हूं, इस बातचीत के दौरान उनको खींच के गिरफ्तार किया गया था। और मैंने ऐसा स्थिति है यहाँ पे, आपको अगर सीधी तरह से फिजिकल हैरेसमेंट ना हो तो आपको किस तरह से मेंटल हैरेसमेंट किया जाए पूरे प्रशासन को इस्तेमाल करके। आपको पता होगा कि जो नेता, अब बीरभूम की जो नेता अभी तिहाड़ जेल में है, अनुभ्रत मंडल, उन्होंने कहता था कि अगर किसी को कुछ ना कर पाए तो उसको नार्कोटिक एक्ट, उसके पीछे गांजा लगा दीजिए। इसको ऐसा उनका रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, मतलब एनडीपीएस एक्ट में उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कर दीजिए। तो इस तरह की कहना है कि वहां पे एनडीपीएस एक्ट लगा दे, वहां पे कुछ ना कुछ, ये भी दूसरे तरीका की एक हैरासमेंट है पत्रकारों के खिलाफ या किसी ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, चाहे वो बीजेपी हो चाहे फिर दूसरा पार्टी का भी हो। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ बीजेपी के खिलाफ इस तरह से किया जाता है, चाहे वो वामपंथी हो चाहे वो कांग्रेसी हो, उसके खिलाफ भी जगह जगह पर ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पे जब एनआईए, जब ईडी इस तरह से सेफ नहीं है, जब सेंट्रल रूलिंग पार्टी की प्रेसिडेंट सेफ नहीं है, जब देश की जो होम मिनिस्टर के डिपार्टमेंट के जो होम मिनिस्टर फॉर स्टेट होते हैं वो सुरक्षित नहीं है, तब हम जैसे पत्रकार जिनके हाथ से पेन या लोगो है वो कैसे सुरक्षित रह सकता है? शैला, बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत इस बड़ी खबर पर ज्यादा अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले दिखाते हैं आपको इस वक्त की सुर्खियां और उसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे। 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का, वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। और बुलेटिन में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले आइए एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में एनआईए की टीम पर हमला। 2022 में हुए भूपति नगर विस्फोट के मामले में जांच करने पहुंचे थे एनआईए के अधिकारी। बच्चों की तस्करी के आरोप में सीबीआई का दिल्ली में कई जगहों पर छापा। केशवपुरम से मुक्त कराए गए 2 बच्चे, एक महिला समेत कई लोग हिरासत में। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहारनपुर और अजमेर में जनसभा। जयपुर में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी संभालेंगी कमान, बाकी दलों ने भी ठोकी ताल। दक्षिण भारत में भी चुनावी घमासान तेज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा केरल के कोझिकोड में करेंगे रोड शो, तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी हैदराबाद में करेंगे कल्याण गारंटी की घोषणा।
चुनाव से पहले आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को झटका। आर्म्स डीलर से हथियार खरीदने के मामले में ग्वालियर से निकला स्थायी गिरफ्तारी वारंट। वहीं आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की हॉकी सीरीज का पहला मैच पर्थ में आज। पेरिस ओलंपिक से पहले भारत के लिए यह सीरीज बेहद अहम। और एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, आपको बता दें दिल्ली में सीबीआई की टीम जो है वो बड़ी कार्रवाई कर रही है। यहां पर बच्चों की तस्करी यानी कि अवैध व्यापार से जुड़े हुए मामले में सीबीआई ने कई जगहों पर अचानक छापेमारी कार्रवाई की है। केशवपुरम में 2 बच्चों को मुक्त भी कराया गया है। और यह सबसे अहम बात जो है वो ये है कि इस मामले में एक महिला समेत कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। इन लोगों से पूछताछ के बाद अभी कई अहम खुलासे होने बाकी हैं। तो दिल्ली में सीबीआई की टीम बड़ी कार्रवाई कर रही है। बच्चों की तस्करी यानी अवैध व्यापार से जुड़े मामले में सीबीआई ने कई जगहों पर छापेमारी कार्रवाई की है। केशवपुरम से 2 बच्चों को मुक्त भी कराया गया है। संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या है पूरी खबर? देखिए, बिल्कुल दिल्ली में जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से लगातार बच्चे गायब हो रहे थे, उसको लेकर सीबीआई के पास शिकायतें भी आई थी और सीबीआई इसमें जांच भी कर रही थी। अब सीबीआई को पता लगा कि इस पूरे खेल में कई सारे लोग शामिल हैं, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं। यही कारण है कि सीबीआई की टीम ने देर रात को ये छापेमारी की जो कार्रवाई है वो शुरू की थी और एक महिला सहित कई लोगों को हिरासत में लिया। उनसे पूछताछ के बाद कुछ इनपुट मिले और उसके बाद ये छापेमारी की कार्रवाई सुबह तड़के फिर शुरू हुई। और इस समय भी कई सारी जगहों पर जो सीबीआई की टीम है शैला मौजूद है और अभी भी कुछ लोगों से पूछताछ भी कर रही है और कई जगह छापेमारी की कार्रवाई भी कर रही है। 2 बच्चों को सीबीआई की टीम ने छुड़ाया है और जिस तरीके से आप देखें कि दिल्ली के अंदर अगर हम राष्ट्रीय आंकड़े भी देखते हैं कि दिल्ली के अंदर एक बड़ी संख्या में हर साल बच्चे गायब होते हैं और उनके पीछे अवैध तस्करी तो है ही है। एक पूरा गैंग दिल्ली के अंदर काम कर रहा है। अलग अलग जगह पिकवट में ये लोग काम करते हैं। कुछ महिलाएं इसमें शामिल हैं। अस्पताल से बच्चे गायब कर दिए जाते हैं, सड़कों से बच्चे गायब कर दिए। नीरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये रैकेट आखिर है कौन और क्या ये जो रैकेट है इसके बारे में कुछ तफ्तीश हो सकी है? इनका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड पुराना भी रहा है, पहले भी कभी कुछ इन पर एफआईआर हुई है? नीरज, आपको हमारी आवाज मिल रही है? तो नीरज से कुछ तकनीकी खामियों के चलते हमारा संपर्क टूट गया है। आगे फिर इस खबर पर उनके साथ जुड़ेंगे और ज्यादा जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नीरज हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। नीरज, आपसे हम जानना चाह रहे थे कि ये जो कार्रवाई कर रही है सीबीआई, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये रैकेट कौन है? क्या इनका पहले से कुछ इनके बारे में जानकारी मिली है? तो आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी हेडक्वार्टर, जहां पर बीजेपी मुख्यालय से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त ध्वजारोहण कर रहे हैं। शुरू करेंगे।
गांधी जी और केजरीवाल जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए प्रथम पद में भाग लिया। संजय जी क्या ऊपर जाने के लिए तो ये बीजेपी के स्थापना दिवस पर आप देख रहे थे भाजपा मुख्यालय से सीधा प्रसारण। और आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ से हुआ भाजपा का जन्म 1977 में आपातकाल की घोषणा के बाद जनसंघ का कई अन्य दलों से विलय हुआ। कई दलों के विलय के बाद भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। 1977 के आम चुनाव में पार्टी ने कांग्रेस से छीनी सत्ता। 1980 में जनता पार्टी को भंग करके रखी गई थी भाजपा की नींव। भाजपा ने पहली बार 1984 में चुनाव लड़ा। आम चुनाव में पार्टी को मिली सिर्फ 2 सीटें। भाजपा को मजबूत करने में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बेहद अहम भूमिका रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का भी पार्टी को मजबूती देने में बेहद अहम योगदान रहा है। दक्षिणपंथी राजनीतिक पार्टी भाजपा की विचारधारा हिंदू राष्ट्रवाद और भाजपा के मुखपत्र का नाम है कमल संदेश। पाक्षिक पत्रिका की बात करें तो वो भी कमल संदेश। तो भाजपा का स्थापना दिवस और इस मौके पर ये कार्यक्रम, तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ध्वजारोहण किया। भारतीय जनता पार्टी अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी मुख्यालय में ध्वजारोहण करके उन्होंने ये कार्यक्रम किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर देश भर के मेरे कर्मठ और परिश्रमी लोगों को अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि बहुत बहुत बधाई। आज भाजपा के उन सभी महान विभूतियों को नमन करने का दिन है जिन्होंने वर्षों तक कड़ी मेहनत और संघर्ष किया है और संघर्ष और त्याग से पार्टी को सींचकर इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। आज भाजपा के उन सभी महान विभूतियों को नमन करने का दिन है जिन्होंने वर्षों की अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष और त्याग से पार्टी को सींचा है और इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। और वापस आपको ले चलते हैं भाजपा मुख्यालय। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भाजपा मुख्यालय से। आपको बता दें, भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भी पार्टी के स्थापना दिवस पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की गई पोस्ट में उन्होंने कहा है कि सभी कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की अनंत शुभकामनाएं। भाजपा को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने की यात्रा में अपना जीवन समर्पित करने वाले असंख्य कार्यकर्ताओं का वंदन करता हूं। संगठन के प्रति अटूट समर्पण, कार्य के प्रति निष्ठा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ दिन रात लगनशील कार्यकर्ताओं ने भाजपा को करोड़ों देशवासियों की आशा और आकांक्षा का सशक्त माध्यम बनाया है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा गरीब कल्याण, सांस्कृतिक विरासतों के पुनर्निर्माण और महिलाओं के सम्मान का पर्याय बनकर विकसित भारत के निर्माण में सहयोग दे रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने भी भाजपा के स्थापना दिवस की बधाई दी है। एक्स पर पोस्ट में उन्होंने कहा है कि समस्त कार्यकर्ताओं को भाजपा के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। राष्ट्र को समर्पित भाजपा को विशाल वट वृक्ष बनाने वाले सभी महापुरुषों को नमन। राष्ट्रवादी विचारधारा के पथ पर चलते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को प्रगति और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भाजपा निरंतर प्रयासरत है।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के स्थापना दिवस पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर अपने सभी वरिष्ठ नेताओं को सादर नमन करता हूं, जिन्होंने अपने त्याग, समर्पण और परिश्रम से संगठन को राष्ट्रव्यापी विस्तार प्रदान किया। इस अवसर पर सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में समस्त भाजपा कार्यकर्ता विकसित भारत निर्माण का संकल्प लेकर आसन्न आम चुनाव में अभूतपूर्व विजय के पथ पर अग्रसर हैं। विगत 10 वर्षों में मोदी जी की नीतियों ने जन जन के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। मां भारती के सर्वविध उत्कर्ष के लिए हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता से अपने कर्तव्यों की आहुति प्रदान करने का आह्वान करता हूं। और आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय, जहां पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इस समय संबोधित कर रहे हैं। उनको साधुवाद भी देता हूं और इस शुभकामना के साथ हम आगे 2024 के चुनाव के लिए संकल्प और आह्वान भी उनको करता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी जिस मुकाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहुंची है, उस यात्रा में 4-4, 5-5 पीढ़ियां खप गई और उनके तप के कारण, उनके योगदान के कारण, उनकी तपस्या के कारण, जो उन्होंने वैचारिक अधिष्ठान के लिए खून पसीना एक किया, उस कारण से आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और आज के दिन जहां मुझे पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो आज कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया है, उसके लिए करोड़ों कार्यकर्ताओं को मैं पुनः बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने लगातार जनसंघ के दिनों से अपना वैचारिक अधिष्ठान राष्ट्रवाद के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस मंत्र को लेकर के चले हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि ये अकेली पार्टी है जिसने अपने वैचारिक अधिष्ठान को लगातार अपने साथ संजो के रखा और उसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई, राम जन्मभूमि और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ट्रिपल तलाक समाप्त हुआ और इसी तरीके से जो हम एकात्म मानववाद की बात को लेकर के चले थे, उस एकात्म मानववाद को अंत्योदय और अंत्योदय के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ समावेश किया गया है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आज लगभग हम 8,40,000 बूथ पर हमारी बूथ समितियां काम कर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी एक मास फॉलोइंग की पार्टी है। भाजपा मुख्यालय से आप देख रहे थे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा। वो कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं को, तमाम कार्यकर्ताओं को देश भर के उन्होंने बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके कारण ही भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि हम राष्ट्रवाद के साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस विचारों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। अंत्योदय की भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं और लगातार प्रयासरत हैं। तो भाजपा के स्थापना दिवस पर तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। इस दौरान पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। भाजपा के स्थापना दिवस पर असम में गुवाहाटी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बिजुली कलिता मेधी की उपस्थिति में पार्टी का झंडा फहराया गया।
और अगली खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। ये हाउंड और छत्तीसगढ़ पुलिस के संयुक्त एंटी नक्सल ऑपरेशन में घटनास्थल से सुरक्षा बलों ने एक LMG और एक AK-47 समेत कई अन्य हथियार भी बरामद किए हैं। मामला उसूर थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर पुजारी कांकेर के कर्री गुटा के जंगलों में ऑपरेशन अभी भी जारी है। और मध्य प्रदेश के सिवनी में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, वहीं कई अन्य लोग घायल हो गए हैं। यह हादसा पुलिस की बस और कार के बीच टक्कर होने से हुआ। जवानों से भरी बस मंडला जिले के ग्वारा से रवाना हुई थी। केवलारी थाना क्षेत्र के लोपा गांव के पास कार से टकराने के बाद बस पलट गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। और बुलेटिन में बात 24 की चुनौती की। तो लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वो सहारनपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार राघव लखनपाल और कैराना संसदीय क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार प्रदीप चौधरी के समर्थन में रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी राजस्थान के अजमेर में एक रैली को संबोधित करेंगे। भाजपा ने यहां से भगीरथ चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। पीएम की आज की रैली अजमेर संभाग के चारों लोकसभा सीट अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर को कवर करेगी। अजमेर के बाद प्रधानमंत्री शाम को फिर से यूपी में होंगे। यहां गाजियाबाद में उनका रोड शो होगा। गाजियाबाद में बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग और कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा के बीच मुकाबला है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के अजमेर में होंगे तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी जयपुर में होंगी। आज से सोनिया गांधी पार्टी के लिए प्रचार अभियान शुरू कर रही हैं। जयपुर की रैली में उनके साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। इस सभा में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र, न्याय पत्र को जनता के बीच लॉन्च किया जाएगा। जयपुर की इस सभा से कांग्रेस चुनावी समर में प्रदेश की 6 सीटों को साधने का प्रयास करेगी। कांग्रेस जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण के साथ ही सीकर, दौसा, अलवर और अजमेर की सीट के चुनावी समीकरण भी जयपुर की इस रैली के जरिए साधेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज चांदपुर और नगीना में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इन जनसभाओं के जरिए मुख्यमंत्री एक ओर जहां बिजनौर, नगीना और मुरादाबाद सदर की विधानसभा सीटों पर चुनाव को धार देने का काम करेंगे तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोपहर में चांदपुर के हिंदू इंटर कॉलेज में मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वो नगीना के लिए रवाना होंगे और करीब 3 बजे वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया है। सुरक्षा के मद्देनजर जगह जगह पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आज 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। सीपीआई महासचिव डी राजा और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में आज नई दिल्ली स्थित पार्टी कार्यालय में चुनाव घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक पार्टी के घोषणा पत्र में जनहित से जुड़े मुद्दों पर खास फोकस रहेगा। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस सिर्फ घोषणा कर सकती है, उन्हें पूरा वो नहीं कर सकते क्योंकि वो शासन में नहीं आ रहे। अमेरिकन एजेंसी सर्वे करके कहती है कि संसार के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, और उनके बारे में ऐसी टिप्पणियां करना ये लोकतंत्र के लिए ठीक संकेत नहीं है। वो भी संवैधानिक पद पर हैं। स्टालिन वहां के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग कतई उचित नहीं है। हम उनकी निंदा करते हैं।
और चुनाव आयोग मणिपुर में मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय कर रहा है। आयोग ने पिछले साल मई में शुरू हुई जातीय हिंसा के कारण विभिन्न राहत शिविरों में शरण लेने वाले स्थानीय विस्थापित व्यक्तियों को मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य भर में 94 विशेष मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव आयोग ने 2 पहाड़ी जिलों चुराचांदपुर और कांगपोकपी सहित 7 जिलों में 85 विशेष मतदान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, जबकि स्थानीय रूप से विस्थापित व्यक्ति जिरीबाम सहित 3 जिलों में स्थापित किए जाने वाले 9 विशेष मतदान केंद्रों पर अपना वोट डालेंगे। चुनाव अधिकारियों ने राहत शिविरों में रहने वालों को मतदान के दिन किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो, इसके लिए सभी राहत शिविरों में 17,400 से अधिक आईडी फॉर्म पहले ही वितरित कर दिए हैं। अब तक करीब 9,900 फॉर्म चुनाव अधिकारियों के पास जमा हो चुके हैं। अमेरिका की दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने दावा किया है कि चीन एआई की मदद से भारत के लोकसभा चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की जोखिम अनुमान लगाने वाली टीम की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार चीन के साइबर हमलावर उत्तर कोरिया के हमलावरों संग मिलकर ये हरकत कर सकते हैं। ये एआई की मदद से सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो, ऑडियो और मीम्स या फिर अन्य सामग्री प्रसारित कर सकते हैं जिससे जनमत प्रभावित हो। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में आम लोगों पर ऐसी सामग्री का प्रभाव न्यूनतम देखा गया है। दिग्गज टेक कंपनी ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के चुनावों को भी इसी तरह से प्रभावित करने का अनुमान जाहिर किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन इस तरह के मीम्स, वीडियो, ऑडियो को लेकर लगातार प्रयोग कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि ताइवान में हुए चुनावों में चीन ने इसी तकनीक से दुष्प्रचार चलाने की कोशिश की थी। देश में कैंसर के उपचार के लिए पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी की शुरुआत हो चुकी है। ये जीन आधारित थेरेपी ब्लड कैंसर समेत विभिन्न कैंसर के इलाज में मदद करेगी। जानकारों का कहना है कि ये दुनिया की सबसे सस्ती थेरेपी है जो आने वाले समय में कैंसर रोगियों के लिए वरदान साबित होगी। कैंसर के इलाज में CAR-T सेल थेरेपी की इन दिनों बहुत नाम है, बहुत चर्चा है। भारत ने भी इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया है। टाटा मेमोरियल कैंसर के इंस्टीट्यूट और IIT मुंबई की एक पहल है। हमारे साथ मैक्स के डॉक्टर रियाज अहमद हैं जिन्होंने अपने 3 पेशेंट जो हैं उनको CAR-T सेल थेरेपी के अंदर लाया और एक मरीज की ट्रीटमेंट भी शुरू हो गई है। डॉक्टर साहब, कितना गेम चेंजर है ये कैंसर के इलाज में? गेम चेंजर से ज़्यादा बोलूँगा एक नई थेरेपी है। हर नई थेरेपी गेम चेंजर होती है जो कि क्योर कर सके, तो उस मायने में बोलिएगा तो डेफिनेटली। लेकिन हाँ, ये वन ऑफ द थेरेपी है जो क्योर कर सकती है पेशेंट्स को, खास करके BALL, B एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया और B नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा। अभी इसमें अप्रूवल मिला है, लेकिन आगे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि और दूसरे बीमारी ब्लड कैंसर्स में ये अप्रूवल मिल जाएगा। किस तरह से इसका इलाज चलता है, कैसे ट्रीटमेंट होता है, वो थोड़ा बताएं। पहला फेज में जब हम पेशेंट को जीरो डाउन करते हैं, जो रिलैप्स केसेस हैं उनसे काउंसलिंग करते हैं, जिनकी कीमोथेरेपी ने काम नहीं किया या जिनका जल्दी रिलैप्स हो गया। उसके बाद हम उनके T सेल्स को एफरेसिस निकाल के लैब में वेक्टर के साथ मिक्स करके उसको ग्रो करते हैं, जिसमें से 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। जब वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है तो वापस से उसको री इन्फ्यूज़ किया जाता है। री इन्फ्यूज़न के बाद पेशेंट 2 से 3 हफ्ते वार्ड में रहता है। इस दौरान इसके ब्लड काउंट्स कम होंगे, हीमोग्लोबिन कम रहेगा, WBC कम रहेगा, प्लेटलेट कम रहेगा, फीवर आ सकता है ना। इसकी इलाज चलेगा। जब ये सब चीज़ सेटल हो जाता है 2 वीक्स में, तो पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। इसको माना जाता है कि इससे मरीज ठीक हो जाता है। अगर ब्लड कैंसर का मरीज है तो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा बताएं। बिल्कुल, ये थेरेपी क्यूरेटिव थेरेपी है। जैसे मैंने बोला, ये रिलैप्स्ड ALL और रिलैप्स्ड BNHL के लिए यूज हैं, तो इनकी लाइफ स्पैन 3 to 6 मंथ्स है। अगर इनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ या ट्रीटमेंट हुआ और वो काम सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। लेकिन इस थेरेपी से ये क्यूरेटिव है। दिस इज़ एम टू क्योर। ये क्योर कर सकता है। सभी में नहीं करेगा, हर थेरेपी की अपनी फैलेसिस हैं। करीबन 40 to 60% में वी एक्सपेक्ट कि ये
पेशेंट्स को ये ठीक कर देगा। कॉस्ट की बात आती है, विदेशों में काफ़ी महंगा इलाज है, तो ये जो स्वदेशी तकनीक है इससे कितना फर्क पड़ेगा? विदेशों में इसकी काफ़ी कॉस्ट है, करीबन 4 to 5 crores पर पेशेंट, एंड इंडिया में 1/4 द प्राइस में, उससे भी कम में हो जाएगा इसका इलाज। और अगर हमको कुछ गवर्नमेंट एड मिले, और गवर्नमेंट जैसे काफ़ी सपोर्टिव है इस चीज़ के लिए, इंश्योरेंस में या पैनल्स में आ जाए तो और हेल्प हो जाएगी पेशेंट्स के लिए। क्या ये थेरेपी बाकी और दूसरे जो कैंसर हैं उसमें भी कारगर होगा, या उस पर भी रिसर्च चल रहा है? उस पर रिसर्च चल रहा है, अभी अप्रूवल नहीं है, लेकिन डेफिनेटली नेक्स्ट 4-5 years में उन सब में आ जाएगा। तो निश्चित तौर पे जो ये CAR T सेल थेरेपी है वो ब्लड कैंसर के मरीजों में बहुत कारगर है और पूरी तरीके से मरीज ठीक हो जाता है। अब तक 150 से ज़्यादा मरीजों पर इस इलाज का असर देखा गया है। 50 मरीज तो ठीक भी हो चुके हैं, और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे जो दूसरी कैंसर की बीमारी है उस पर भी काम हो रहा है, और उस पर भी शायद ये काफ़ी इफेक्टिव होगा। कैमरामैन SP दुबे के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि भारतीय तटरक्षक बल ने 27 बांग्लादेशी मछुआरों की जान बचाई है। अधिकारियों ने कहा है कि बांग्लादेशी मछुआरों की मछली पकड़ने वाली नाव भारतीय क्षेत्र में बह गई थी। भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर गश्त के दौरान भारतीय तटरक्षक जहाज अमोद ने बांग्लादेशी मछली पकड़ने वाली नाव सागर को भारतीय जल क्षेत्र में बहते हुए देखा। वहीं जांच के लिए टीम को भेजा गया। पता चला कि स्टीयरिंग गियर खराब होने के कारण नाव भारतीय जल क्षेत्र में पहुंच गई थी। और अमेरिका के ओहियो में एक और भारतीय छात्र की मौत की खबर आई है। मौत की जानकारी न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने दी है। न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर लिखे पोस्ट में कहा है कि ओहियो के क्लीवलैंड में एक भारतीय छात्र उमा सत्यसाई गड्डी की दुर्भाग्यपूर्ण निधन से गहरा दुख हुआ है। वाणिज्य दूतावास छात्र के शव को जल्द से जल्द भारत पहुंचाने का हर संभव सहायता करेगा। और अमेरिका के न्यू जर्सी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप की तीव्रता 4.0 मापी गई। भूकंप का केंद्र 9 किलोमीटर की गहराई पर था। इससे पहले न्यूयॉर्क शहर और उसके आसपास का क्षेत्र में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा कि 4.0 तीव्रता के भूकंप के बाद किसी महत्वपूर्ण क्षति की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं है। और बात करें खेलों की तो फिडे कैंडिडेट 2024 चेस टूर्नामेंट में भारत के युवा शतरंज खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में डी गुकेश ने अपने हमवतन प्रतिद्वंदी आर प्रज्ञानंदा को हराकर अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। दोनों खिलाड़ियों के बीच दूसरे दौर के मैच में कड़ी टक्कर देखने को मिली। हालांकि डी गुकेश ने मैच को 1-0 से अपने नाम कर लिया। वहीं फिडे कैंडिडेट 2024 में खेले गए एक अन्य मैच में भारत के संतोष गुजराती विदित ने दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी अमेरिका के हिकारू नाकामुरा को 1-0 से हराने में सफलता पाई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। दुनिया की सबसे तेज रफ्तार